तो दोस्तों आज हम फिर से आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की सभी ताजा बड़ी खबरें। फटाफट एक एक कर विस्तार से आज आपको बताएंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों वीडियो बनाने में हमें काफी मेहनत लगी है, तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें। दोस्तों पहली खबर में आपको बताएंगे जो बिग ब्रेकिंग न्यूज सामने निकल कर आ रही दोस्तों कि मोदी का 56 इंच का सीना हुआ फेल। आज फिर से पाकिस्तान ने जम्मू कश्मीर के राजौरी में कर दिया हमला। भारत का एक जवान शहीद, 5 बुरी तरह से घायल। भारत पाक में बढ़ गया है तनाव। तो वहीं आपको बताएंगे कि पश्चिम बंगाल में ओवैसी के चुनाव लड़ने पर बोली कांग्रेस। बीजेपी की एआईएमएम को बताया वी टीम, कहा मुसलमान पश्चिम बंगाल के नहीं देंगे ओवैसी को वोट। तो वहीं आपको बताएंगे कि उत्तर प्रदेश के बाद अब बीजेपी ने महाराष्ट्र में उठाई लव जिहाद के खिलाफ कानून बनाने की मांग। तो संघियों और बीजेपी नेताओं पर बरसी शिवसेना, कहा धर्म से नहीं संविधान से चलेगा प्रदेश और नहीं है ऐसे विवादित कानून की महाराष्ट्र को जरूरत। तो वहीं आपको बताएंगे कि गृह मंत्री अमित शाह का चेन्नई में हुआ जबरदस्त विरोध। लगे गो बैक अमित शाह के नारे तो मैदान छोड़ भागे अमित शाह। तो वहीं आपको बताएंगे कि बिहार में नीतीश और बीजेपी को एक और बड़ा झटका। मेवालाल चौधरी के इस्तीफे के बाद डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद भी देंगे इस्तीफा। जन्म तिथि में तारकिशोर ने कर दिया है बड़ा घोटाला। जो दोस्तों सरकार गिरना बिहार में बिल्कुल तय है बीजेपी की। तो वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि लव जिहाद कानून को लेकर भूपेश बघेल ने बीजेपी नेताओं पर बोला जोरदार हमला। कहा भाजपा नेताओं की बहन बेटियों ने मुस्लिम लड़कों से की है शादी, उन पर लव जिहाद कानून लागू होगा या नहीं, बताएं बीजेपी के नेता। तो दोस्तों सभी खबरों को एक एक कर आपको बताएंगे, तो वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। इसी बीच पर तो दोस्तों पहली खबर की जो बिग ब्रेकिंग न्यूज सामने निकल कर आ रही दोस्तों कि आज फिर से पाकिस्तान ने जम्मू कश्मीर के राजौरी में किया हमला। भारत का एक जवान सहित 5 बुरी तरह से घायल। बढ़ गया है एलओसी पर तनाव। जी दोस्तों आपको बता दें यह बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही दोस्तों कि पाकिस्तानी सेना ने जम्मू कश्मीर के राजौरी जिले में एक बार फिर से गोलाबारी की है, जिसमें भारतीय सेना का एक जवान शहीद हो गया है और 5 बुरी तरह से घायल हो गए। अधिकारियों ने बताया है कि नौशहरा सेक्टर के लाम इलाके में सीमा पर देर रात करीब 1 बजे पाकिस्तान की तरफ से गोलाबारी की गई है, जिसमें हमारा एक जवान शहीद हो गया है। वही भारतीय सेना ने बताया है कि हम पाकिस्तान की गोलाबारी का मुंह तोड़ जवाब दे रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान की तरफ से अभी कोई नुकसान होने की खबर नहीं आई है, लेकिन भारत का एक जवान इसमें शहीद हो गया है। वहीं आपको बता दें कि अभी 1 हफ्ते पहले ही पाकिस्तान ने जम्मू कश्मीर में हमला किया था, जिसमें हमारे 5 जवान शहीद हो गए थे। जहां एक तरफ जम्मू कश्मीर में पाकिस्तान लगातार हमले कर भारतीय जवानों को निशाना बना रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ चीन ने भी भारत के खिलाफ मोर्चा खोल रखा है और अरुणाचल प्रदेश सिक्किम तक चीन ने रातों रात अपने सैनिकों की संख्या बढ़ा दी है और हथियारों को इकट्ठा कर भारत के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। तो लगातार चीन पाकिस्तान मिलकर भारत को दोनों तरफ से घेर रहे हैं। तो ये बड़ी अपडेट आ रही कि एक बार फिर से जम्मू कश्मीर में तनाव भारत पाक के बीच बढ़ गया है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की तो पश्चिम बंगाल में ओवैसी के चुनाव लड़ने पर बोली कांग्रेस। ओवैसी को बताया बीजेपी की वी टीम, कहा मुसलमान नहीं देंगे पश्चिम बंगाल में ओवैसी को वोट। जी दोस्तों आपको बता दें कि बिहार में 5 सीटें जीतने के बाद असदुद्दीन ओवैसी ने पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव लड़ने का ऐलान किया है। असदुद्दीन ओवैसी ने कल ही कहा कि वह 23 जिलों से अपने कैंडिडेटों को पश्चिम बंगाल में खड़ा करेंगे। अब इसी को लेकर कांग्रेस पार्टी ने बड़ा बयान दिया है। कांग्रेस पार्टी ने असदुद्दीन ओवैसी के पश्चिम बंगाल में चुनाव लड़ने को बीजेपी की वी टीम बताया है और कहा कि पश्चिम बंगाल के मुसलमान असदुद्दीन ओवैसी को किसी भी कीमत पर वोट नहीं देंगे। वहीं आगे आपको बता दें कि कांग्रेस पार्टी ने कहा कि जिस तरह से असदुद्दीन ओवैसी ने बिहार में मुसलमानों के वोट काटकर बीजेपी को जितवाया और महागठबंधन को हरवाया, वही स्थिति अब असदुद्दीन ओवैसी पश्चिम बंगाल में भी खड़ी करने वाले हैं। वहीं आपको बता दें कांग्रेस पार्टी ने कहा कि जहां पर बीजेपी को लगता है कि उसे जीतना महंगा पड़ता है, तो वहीं असदुद्दीन ओवैसी को बीजेपी पार्टी मैदान में उतार देती है और आसानी से महागठबंधन जो सेकुलर पार्टी है उनको हरवा देती है और खुद अपनी सरकार बना लेती है। आगे कांग्रेस पार्टी ने असदुद्दीन ओवैसी पर हमला बोलते हुए कहा कि असदुद्दीन ओवैसी को पश्चिम बंगाल का मुसलमान
मुसलमान वोट नहीं देगा, क्योंकि वह समझ गया है कि बिहार विधानसभा चुनाव में किस तरह से असदुद्दीन ओवैसी ने बीजेपी के एजेंडे को चलाया और महागठबंधन को हराकर बीजेपी की सरकार बनाई है। तो ये बड़ी अपडेट आ रही है कि पश्चिम बंगाल में असदुद्दीन ओवैसी के चुनाव लड़ने से नाराज हो गई है कांग्रेस और कह दिया है कि बीजेपी की एआईएमआईएम पार्टी वी टीम है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर जो बिग ब्रेकिंग न्यूज सामने निकल कर आ रही दोस्तों कि महाराष्ट्र में उठाई बीजेपी ने लव जिहाद के खिलाफ कानून बनाने की मांग, तो शिवसेना ने संघियों और भाजपाइयों पर बोल दिया हमला। कहा नहीं है हमें इस तरह के कानून की जरूरत, संविधान है जिंदा। जी दोस्तों आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही दोस्तों कि उत्तर प्रदेश में लव जिहाद के खिलाफ कानून बनाने के बाद अब महाराष्ट्र की राजनीति भी गर्म हो गई है। महाराष्ट्र में बीजेपी ने शिवसेना को घेरना शुरू कर दिया है और मांग की है कि महाराष्ट्र में भी लव जिहाद के खिलाफ शिवसेना सरकार कानून लेकर आए। इसी को लेकर बीजेपी के वरिष्ठ नेता और बीजेपी के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने भी लव जिहाद कानून बनाने का समर्थन किया है, जिसके बाद पूरे प्रदेश में लव जिहाद को लेकर बीजेपी और शिवसेना आमने सामने आ गई है। वहीं आपको बता दें कि लव जिहाद के कानून बनाने के मामले को लेकर शिवसेना ने संघियों और बीजेपी पर बड़ा प्रहार किया है। शिवसेना ने खुलकर कह दिया है कि भारत में अभी संविधान जिंदा है और संविधान के आधार पर भारत में किसी भी धर्म का व्यक्ति किसी से भी शादी कर सकता है, किसी भी राज्य में शादी कर सकता है, हम उनको नहीं रोक सकते। आगे उन्होंने कहा कि देश किसी धर्म के आधार पर नहीं चलेगा, देश संविधान के आधार पर चलेगा और संविधान के आधार पर ही हम कानूनी कार्रवाई करेंगे। वहीं लव जिहाद के मुद्दे पर बीजेपी और संघियों को निशाना साधते हुए शिवसेना ने कहा है कि लव जिहाद कानून की महाराष्ट्र में बिल्कुल जरूरत नहीं है। महाराष्ट्र एक अच्छा प्रदेश है और वह संविधान के अनुसार चलेगा। अगर लव जिहाद जैसे मामले आएंगे तो इसके लिए पहले से ही राज्य सरकार के पास कानून है, उसका प्रयोग कर दोषियों को सजा दिलाई जाएगी, लेकिन लव जिहाद का कानून महाराष्ट्र में नहीं बनाया जाएगा। तो यह तगड़ा झटका महाराष्ट्र ने खुलेआम दे दिया है बीजेपी को। इसी बीच पर दोस्तों अगली खबर की ओर तो बिहार में नीतीश को एक और बड़ा झटका। मेवालाल चौधरी के इस्तीफे के बाद डिप्टी सीएम तारकिशोर भी देंगे इस्तीफा। जन्मतिथि में कर लिया है बड़ा घोटाला। जी दोस्तों आपको बता दें कि बिहार विधानसभा चुनाव में बहुमत मिलने के बाद नीतीश कुमार ने सरकार तो बना ली, लेकिन नीतीश कुमार की मुश्किलें कम होने का नाम लगातार नहीं ले रही हैं। पिछले हफ्ते ही शिक्षा मंत्री मेवालाल चौधरी ने भ्रष्टाचार के आरोप के मामले को लेकर अपने पद से इस्तीफा दे दिया, जिसके बाद अब खबर सामने निकल कर आ रही है कि बिहार के उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद भी इस्तीफा देने वाले हैं। जी दोस्तों आपको बता दें कि बिहार के उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद के चुनावी हलफनामे में बड़ा घोटाला सामने आया है। साल 2005 के एफिडेविट के मुताबिक उनकी उम्र 48 साल थी, पर 5 साल बाद उनकी उम्र में महज 1 साल का ही इजाफा हुआ है और वह 2010 के चुनावी हलफनामे में 49 साल के हुए हैं, जिसके बाद राजद ने उनकी ये चुनावी गड़बड़ी पकड़ी और घोटाले का आरोप लगाकर नीतीश कुमार से इस्तीफे की मांग कर दी है। वहीं आपको बता दें कि हलफनामे में 2015 के पर्चे में भी उनकी जन्म तिथि में बड़ा घोटाला आया है सामने और 2020 के चुनावी हलफनामे में भी उन्होंने अपनी गलत जन्म तिथि बताई है, गलत उम्र बताई है, जिसके बाद बिहार में बुरी तरह से फंस गए हैं तारकिशोर प्रसाद डिप्टी सीएम और इस्तीफे की मांग अब राजद ने कर दी है। नीतीश से कहा अगर इनका इस्तीफा नहीं लिया घोटालेबाजों का तो हम पूरे प्रदेश में विरोध करेंगे। तो बुरी तरह से गिर गई है बिहार में सरकार गिरना नीतीश की तय। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो तमिलनाडु से बीजेपी को झटका। चेन्नई पहुंचे गृह मंत्री अमित शाह का लोगों ने किया जबरदस्त विरोध, लगाए गो बैक अमित शाह के नारे। जहां दोस्तों आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही दोस्तों कि तमिलनाडु से बीजेपी को तगड़ा झटका लगा है। तमिलनाडु में होने वाले अगले साल विधानसभा चुनाव को लेकर जिस तरह से बीजेपी वहां की जनता को साधने की कोशिश कर रही है, उसी को लेकर गृह मंत्री अमित शाह को कल चेन्नई से झटका लगा है। जी दोस्तों आपको बता दें कि कल गृह मंत्री अमित शाह तमिलनाडु के चेन्नई में गए थे और चेन्नई में गृह मंत्री अमित शाह का जबरदस्त विरोध हुआ है। साथ में ही ट्विटर पर गो बैक अमित शाह ट्रेंड भी करने लगा है। वहीं आपको बता दें कि लोग लगातार बैनर लेकर अमित शाह के सामने खड़े होकर 15 लाख रुपए मांगने लगे और कहने लगे कि प्रधानमंत्री मोदी ने जो वादे किए हैं आखिरकार वो पूरे क्यों नहीं किए हैं, जिसके बाद बुरी तरह से गृह मंत्री अमित शाह का विरोध हुआ है और बुरी तरह से गृह
गृह मंत्री अमित शाह चेन्नई से भागे हैं। तो ये बड़ी अपडेट आ रही है कि तमिलनाडु और चेन्नई में जबरदस्त अमित शाह का विरोध। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर, तो लव जिहाद कानून को लेकर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बीजेपी नेताओं पर बोला हमला। कहा बीजेपी नेताओं की बेटियों ने की है मुसलमान लड़कों से शादी, उन पर लव जिहाद कानून लागू होगा या नहीं, बताए बीजेपी। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने लव जिहाद कानून को लेकर बीजेपी नेताओं पर आज जमकर हमला बोला है। उन्होंने सवाल उठाया है कि जिन बीजेपी नेताओं की बेटियों ने मुसलमान लड़कों से शादी की है, आखिरकार लव जिहाद कानून जब बनकर आएगा तो वो उन पर लागू होगा या नहीं। वहीं आपको बता दें कि भूपेश बघेल ने कहा कि मुरली मनोहर जोशी, सुब्रमण्यम स्वामी, आडवाणी जी की बेटी और बहनों ने मुसलमान लोगों से शादी की है, आखिरकार इन पर यह लव जिहाद कानून लागू होगा या नहीं, जो इन्होंने गैर धर्म में जाकर अपनी बेटियों की शादी रचवाई है। आगे इन्होंने कहा कि पहले इन्होंने अपने घर में ही लव जिहाद को जगा दी और अब तो सिर्फ देश को बांटने का ये लोग काम कर रहे हैं। इन्होंने अपनी बेटियों को आखिरकार क्यों नहीं रोका, आखिरकार उनको दूसरे धर्म में शादी करने की इजाजत क्यों दी थी, और अब पूरे देश को बेवकूफ बनाकर लव जिहाद का राग अलाप रहे हैं और देश में विकास का अता पता नहीं है। साथ ही भूपेश बघेल ने कहा कि बीजेपी नेता अब बताएं कि उनकी बेटियों ने जिनसे शादी की है उन पर यह कानून लागू होगा या नहीं। तो यह बड़ा हमला बोल दिया है भूपेश बघेल ने बीजेपी नेताओं पर। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर, तो बीजेपी ने लगाया मायावती पर गंभीर आरोप। कहा दलितों को बौद्ध बनाकर चीन भेजना चाहती है मायावती। जी दोस्तों, आपको बता दें कि अपने विवादित बयानों से सुर्खियों में रह चुके बीजेपी नेता रंजीत बहादुर श्रीवास्तव ने एक बार फिर से विवादित बयान दिया है। श्रीवास्तव ने सुप्रीमो मायावती पर दलितों को बौद्ध बनाकर चीन भेजने का गंभीर आरोप लगाया है। जी दोस्तों, आपको बता दें कि रंजीत बहादुर जो बीजेपी के नेता हैं, इन्होंने कहा कि इस समय सोशल मीडिया पर एक अंबेडकर नाम के एक पेज चलाया जा रहा है और उसके माध्यम से दलितों को हिंदू धर्म छोड़कर बौद्ध धर्म अपनाने के लिए प्रेरित किया जा रहा है, जबकि वर्ण व्यवस्था के अनुसार वह सनातन हिंदू समाज के एक अंग है। अंग्रेजों के खिलाफ आजादी की लड़ाई हो या फिर अंबेडकर को संविधान निर्माता बनाना रहा हो, हर मौके पर उनका सम्मान बरकरार रखा गया है। वहीं आगे उन्होंने कहा है मुसलमान तो अपने लिए अलग मदरसा बनाकर शिक्षा लेता रहा, मगर हमने दलितों के लिए अलग शैक्षिक व्यवस्था ना करके अपने साथ ही शिक्षा ग्रहण करवाई, अपने साथ कार्यालय में काम करवाया। और आगे उन्होंने बयान देते हुए कहा कि मायावती अब दलितों को बौद्ध बनाकर चीन भेजना चाहती है और भारत से ये गद्दारी कर रही है। तो बड़ा विवादित बयान ये बीजेपी नेता ने दिया है। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर, तो बिहार में चिराग पासवान को तगड़ा झटका। बीजेपी ने छोड़ा चिराग का साथ, राज्यसभा चुनाव में काट दिया चिराग का पत्ता। जी दोस्तों, आपको बता दें कि लोक जनशक्ति पार्टी के नेता रामविलास पासवान के निधन के बाद राज्यसभा की खाली हुई सीट पर उपचुनाव की प्रक्रिया शुरू हो गई है। चुनाव आयोग इस सीट पर 14 दिसंबर को चुनाव कराएगा। चुनाव से पहले ही एनडीए में इस सीट को लेकर विवाद शुरू हो गया है। दरअसल लोक जनशक्ति पार्टी के केंद्र में एनडीए के साथ है, लेकिन बिहार में उसने एनडीए से नाता तोड़कर अलग चुनाव लड़ा। एलजेपी अध्यक्ष चिराग पासवान ने नीतीश कुमार को हराने के लिए जेडीयू के खिलाफ उम्मीदवार भी उतारे। इसी बीच खबर सामने निकल कर आ रही है कि अब इस सीट पर जीत पाने के लिए वहीं एलजेपी का टिकट काट रही है बीजेपी। सूत्रों के मुताबिक नीतीश कुमार के सहयोगी सुशील कुमार मोदी को यह सीट मिल सकती है, यानी राज्यसभा से चिराग पासवान का पत्ता कटना तय है और सुशील मोदी को राज्यसभा की यह सीट मिल सकती है, जबकि चिराग पासवान को यह सीट बीजेपी नहीं देने वाली है। तो यह बड़ी अपडेट आ रही है बिहार से। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर, तो पंजाब के किसानों ने मोदी सरकार को दिया अल्टीमेट, 10 दिसंबर तक रद्द हो जाए कृषि कानून। जी दोस्तों, आपको बता दें कि पंजाब की 30 किसान जत्थेबंदियों ने केंद्र की मोदी सरकार को 10 दिसंबर तक तीनों कृषि कानून रद्द करने का अल्टीमेट देते हुए मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह से अपील की है और जनहित में स्वीकारते हुए 23 नवंबर शाम के बाद अगले 15 दिनों के लिए मालगाड़ियों के साथ सवारी गाड़ियों के चलाने पर सहमति दे दी है। लेकिन जत्थेबंदियों ने रेलवे पार्कों में चल रहे धरने को भी जारी रखने का ऐलान किया है। चंडीगढ़ स्थित किसान भवन में भारतीय किसान मंच के प्रधान बूटा सिंह सादीपुर की प्रधानगी में 23 किसान संगठनों ने यह फैसला किया है। तो ये बड़ी अपडेट आ रही है कि पंजाब के किसानों ने मोदी को 10 दिसंबर तक रद्द कृषि कानून करने का अल्टीमेट दिया है।